सर, पूजा का कुछ पता चला? पूरा 1 दिन हो गया, उसका कुछ पता नहीं चला। उसको फोन में स्विच ऑफ आ रहा है। वो लड़की ऐसे कभी नहीं करती है साहब। मुझे पता नहीं मेरी बच्ची कैसी है, कहाँ पर है। एग्जैक्टली कितने बजे गायब हुई थी पूजा? सर करीब 6 बजे घर से निकली थी। आपके रिश्तेदार या उसके दोस्तों से पूछा? हाँ सर, सब जगह इंक्वायरी किया, पर पूजा का कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आया। उसके बाद ही हम आपके पास आए थे कंप्लेंट लिखवाने। ये इस फोटो में पूजा के साथ कौन है? सर ये रेनू है, पूजा के बचपन की दोस्त है। सर घर से रेनू के पास उसके घर जाने का कह कर गई थी। तब रेनू यही बगल के मोहल्ले में रहती है और ये दोनों अक्सर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। कल रात को भी पूजा रेनू को ही मिलने गई थी, उसके बाद से गायब है सर। The number you are trying to call is currently switched off. सर कल रात को 8:30 बजे तक पूजा को कोई कॉल नहीं आया। माँ को परेशानी होने लगी तो मैंने पूजा को कॉल किया। फोन लगा क्या? ये भी बंद आ रहा है, रेनू को ट्राई करता हूँ। बोलना क्या हो रहा है? ये भी बंद आ रहा है। रेनू के घर वाले है ना, पूजा के गायब होने में उन्हीं लोगों का हाथ है। सर अब एक बार उनके घर जाइए ना, तो पूजा आपको वहीं मिलेगी। पूजा को मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था और वो रेनू के घर गई थी। सिर्फ इस बात को लेकर आपको रेनू के घर वालों पर शक हो गया? जी नहीं सर, बात यह है कि मैं कल पूजा को ढूंढते हुए रेनू के घर गया था, लेकिन वहां पे अंकल वहां पूजा नहीं है घर पे, चल यहाँ से चल। अंकल एक बार रेनू से पूछिए तो सही, उसे पता होगा। ओए तेरा दिमाग खराब है, हैं? तेरे को एक बार में बात समझ नहीं आती? रेनू की तबीयत खराब है, वो किसी से नहीं मिल सकती, चल यहाँ से। देखिए अंकल, घर पे माँ बहुत परेशान है, पूजा अभी तक नहीं आई है। वो रेनू से ही मिलने आई थी, एक बार आप पूछते। तू ऐसे नहीं मानेगा, डंडे खाकर जाएगा। चल यहाँ से, निकल। अंकल चल। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, अमन जो है ना 1 नंबर का झूठा है, फरेबी है, धोखेबाज है। मेरी लड़की को गायब कर मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। क्या रेनू भी गायब है? जी हाँ जी, अमन के घर गई है जी पूजा से मिलने के लिए, बस तभी से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे तो लगता है जी ये अमन का ही हाथ है बच्चे। रेनू के गायब होने के पीछे अमन पे शक करने की कोई खास वजह? जी रेनू अमीर है और वो कंगले। सर जी बात तो बिल्कुल साफ है, ये ना मोटा पैसा हटना चाहते हैं जी। लेकिन फिरौती के लिए अभी तक कोई डिमांड नहीं हुई। नहीं जी, रेनू कल शाम से गायब है और आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई? सर जी हम लोग पुलिस स्टेशन के लिए निकलने ही वाले थे। जी हाँ, बस जा ही रहे थे जी पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने। आपकी बेटी कल शाम से गायब और कंप्लेंट लिखाने अब जा रहे हैं। कल रात को जब 8 बजे तक रेनू घर नहीं लौटी ना, तब जी उसे फोन किया। The number you have dialed is switched off. Please try again later. पूजा का फोन नंबर नहीं था जी हमारे पास। मुझे उम्मीद थी कि रेनू पूजा के घर होगी और मैं पूजा के घर गया। रेनू कहाँ है? कहाँ है रेनू? रेनू का है मुझे कैसे पता होगा? तो चल पूजा को बता, पूजा को बुला चल। देखिए रेनू तो यहाँ है नहीं, और रही बात पूजा की, वो सो रही है। उसे बहुत तेज पुकार है, वो किसी से नहीं मिलेगी। ओए रेनू गायब है, पूजा को बुखार है। हट बदतमीज, मैं खुद जाके देख लूंगा। चल बेट। ये क्या कर रहे हैं आप? पूजा बीमार है, सो रही है, झूठ बोला था हमसे। ना तो वहां पर रेनू थी और ना ही पूजा थी। हंसती खेलती उन लड़कियों के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा? क्या उनके गायब होने के पीछे उनके माता पिता का हाथ है? लेकिन क्या कोई माता पिता अपने ही बच्चों को गायब कर सकते हैं? क्या सच है, क्या झूठ है, क्या है इन सब के पीछे? कहां गई वो दोनों लड़कियां? और जब पुलिस ने तहकीकात की शुरुआत की तो दिल दहला देने वाले जुर्म के ऐसे अध्याय खुलकर सामने आए कि सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं।
रेनू और पूजा एक दूसरे के घर जाने के लिए अपने अपने घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद दोनों गायब है। आश्चर्य की बात यह है कि दोनों परिवार वाले एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। थोड़ा झूठ तो दोनों बोल रहे हैं, इनमें से कोई एक पूरा झूठ बोल रहा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि इन दोनों लड़कियों को एक साथ अपना टारगेट कौन बनाएगा और क्यों। दोनों लड़कियां एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो हो सकता है कि दोनों का दुश्मन भी एक हो। दोनों लड़कियां एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, पॉसिबिलिटी है कि वो दुश्मन भी उसी कॉलेज में पढ़ता हो। जी सर, इसीलिए मैंने कॉलेज में जाके चेक किया, दोस्तों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी से ना कोई दुश्मनी ना कोई झगड़ा। कॉलेज में कोई झगड़ा नहीं है, मतलब केस वापस घर की तरफ जाता है। सर, ये पूजा और रेनू के कॉल एंड ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स। अनिल ये देखो, 24 मार्च को रेनू और पूजा दोनों के मोबाइल फोन एक साथ स्विच ऑफ हुए और दोबारा कभी ऑन नहीं हुए। लोकेशन भी सेम है, नजफगढ़। सर सब कुछ पूरी तरह प्लान किया गया है। बिल्कुल। तुम रेनू और पूजा की फोटोग्राफ हर जगह सर्कुलेट कराओ, दूसरे पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म करो और नजफगढ़ जाकर पता लगाओ कि किसी ने उन्हें वहां देखा तो नहीं है। सर कुछ पता चला? नहीं सर, आसपास सभी से पूछ लिया। दोनों लड़कियों का फोन इसी एरिया में स्विच ऑफ हुआ था, लेकिन किसी ने भी उन्हें यहाँ नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है किसी ने पहले इन दोनों लड़कियों पर हमला किया हो और फिर इनका फोन स्विच ऑफ कर दिया। दोनों लड़कियां घर छोड़ के भागी भी हो सकती है। लड़कियां नाबालिग हैं, बी केयरफुल एंड एक्ट फास्ट। अगर दोनों लड़कियां घर छोड़कर भागी हैं तो इसके पीछे की वजह हमें जल्दी पता करनी होगी। सर देखो, नीचे करो तो ऊपर करो तो अमन, अमन, पुलिस वालों ने कुछ बताया? हाँ, पूजा मिल गई ना? माँ वो लोग ढूंढ रहा, पानी पियो। नहीं मुझे पता। माँ पहले पानी पियो, पूजा माँ पहले पानी पियो। मुझे पता, 2 दिन हो गए हमें, मेरी बच्ची का कोई पता नहीं है। पता नहीं कहाँ होगी वो, कैसी होगी। मेरी गलती है, मैंने इसका ख्याल नहीं रखा। अमन, अमन चल चल, रेनू के यहाँ चलते, उन लोगों के पास होगी वो। हम लोग जाएंगे, उनको पूछेंगे कहीं उन्होंने कुछ किया। कोई फायदा नहीं है जाके, पुलिस ऑलरेडी जा चुकी है, पूरी छानबीन कर ली, उन्हें पूजा नहीं मिली माँ। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार हो आता हूँ। रेनू के घर वालों ने कुछ किया होगा तो थोड़ी बताएंगे। मैं चलती हूँ तेरे साथ, उनके पैर पड़ जाऊंगी, भीख मांगूंगी, मुझे मेरी पूजा दे दो। माँ टेंशन मत लीजिए। क्या बात कर रहे है तू? कैसा भाई है तू? तुझे चिंता नहीं होती? तेरी इकलौती बहन है। देख, तुझे अगर शांति से बैठना है ना तो तू शांति से बैठ। मैं चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मुझे मेरी पूजा नहीं मिलती। अरे चल कुछ करना। आप कुछ करते क्यों नहीं? 3 दिन हो गए रेनू को गायब और आपने अभी तक पता करने की कोशिश भी नहीं की। आप बस में उसे घर लेके आएंगे ना? आप उसे घर लेके आइए, मैं उसे सब समझा दूंगी। आप तो चुप कर, क्या रट लगा रखी है बार बार? रेनू को लेकर आओ, ना खराब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूजा रेनू को गायब करने में आप ही का हाथ है? तुझे क्या लगता है मैंने गायब किया उसको? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे बेटी है मेरी वो, मुझे भी चिंता है। तुम्हारी तरह बैठ के 24 घंटे रो नहीं सकता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बेटी से प्यार नहीं करता हूं। अरे आंखों का तारा है वो मेरी, मैं उसको गायब करूंगा? मैं करूंगा उसको गायब? दिमाग खराब गया। आपको पता है ना मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? मैं वो रात अभी तक भूली नहीं हूं। सुरेंद्र जी के यहाँ आपका आना जाना है? हाँ सर। तो उनके घर में रेनू पे कोई दबाव था जिस वजह से वो घर छोड़ के गई हो? दबाव नहीं सर, सुरेंद्र जी तो रेनू को बेटी नहीं बेटा मानते हैं उसे। और क्यों ना माने सर, रेनू पढ़ाई में भी बहुत होशियार है सर। अरे वाह मेरे बेटा, कमाल कर दिया, शाबाश। सुरेंद्र जी की आंखों का तारा है रेनू। दोनों बाप बेटी खूब एंजॉय करते थे। चली पापा की साइकिल और ये सुरेंद्र जी रेनू से बहुत प्यार करते थे। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई?
सर जी मैं यहाँ नहीं थी, अपने मैके गई हुई थी, बस सिर्फ इसीलिए। और हाँ हाँ, आप रेनू को बचा लीजिए। सुरेंद्र भाई साहब तो अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करते हैं, झूठे हैं एक नंबर के। उन्हें बेटा चाहिए था और बेटी हो गई, बस सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उसके साथ बेटों जैसा बर्ताव करते थे। उसे वो बेटा बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि सारे लड़कों से भी ज्यादा आगे निकले, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई खेलकूद। अरे दोस्तों से बात करने के लिए तक सुरेंद्र भाई साहब की ही मर्जी होती थी। आपको लगता है रेनू भाग गई होगी? सर जी अगर वो भाग गई होगी ना तो ही अच्छा है, यहाँ तो उसका दम घुटता था जी। लेकिन हमारी पूछताछ में तो लोगों का कहना था कि सुरेंद्र जी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, और आपका कहना है कि सर जी वो तो बाहर के लोग हैं, जो देखेंगे वही कहेंगे। बस सिर्फ थोड़ी सी देर फोन पर बात करने के लिए उसे बहुत बड़ी सजा मिली। मुझे पिछले हफ्ते ही उसका 12वीं का रिजल्ट आया था, 98.9% आए थे उसे। मुझे तो लगा कि सुरेंद्र भाई साहब कुछ इनाम विनाम देंगे, उसे प्यार करेंगे, पर नहीं जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आप देखना उसके बदन पर आपको बहुत से चोट के निशान मिलेंगे, और तो और कमला के बदन पर भी आपको चोट के निशान मिलेंगे। ये निशान मार के? नहीं जी, ये चोट के निशान है, मार के नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप, साफ पता चल रहा है कि ये मार के निशान। सच सच बताइए, आपके पति आप पर हाथ उठाते हैं? नहीं जी, इन्होंने आज तक मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। और ये निशान तो किचन में खाना बनाते वक्त जलने के हैं। हमसे कुछ मत छिपाइए अगर आप चाहती हैं कि हम रेनू को जल्द से जल्द ढूंढ निकालें। देखिए, मैंने जो कहा वही सच है। आप प्लीज मेरी रेनू को वापस लेके आइए। रेनू की माँ की चुप्पी और उसके बॉडी पे चोट के निशान, दोनों अलग अलग कहानियां बयान करते। बबीता को छोड़ के बाकी सबका कहना है कि सुरेंद्र अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। सुरेंद्र भाई साहब तो अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करते हैं, उन्हें बेटा चाहिए था। उसके नेबर्स भी यही कह रहे हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है अनिल, उस पूरे घर में कोई भी आदमी औरतों की इज्जत नहीं करता। सर ये केस बड़ा उलझा हुआ है। रेनू को अपने पिता के डर से घर छोड़ के जाना समझ में आता है, लेकिन इस सब में पूजा का रोल समझ में नहीं आता। सिर्फ अपनी दोस्ती निभाने के लिए वो रेनू के साथ अपना घर छोड़ के चली गई। लेकिन पीएसआई चौधरी, बॉडी पूरी तरह जल चुकी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस पूरे एरिया की अच्छी तरह से तलाशी लो। जी सर। सर ये बैग मिला सर। पुलिस को जली हुई लाश और जले हुए कपड़ों के पास रेनू का आईडी कार्ड मिला, जिसने पुलिस को इस नतीजे पर पहुंचाया कि लाश रेनू की ही है। इसलिए उन्होंने बॉडी की शिनाख्त के लिए रेनू के पेरेंट्स को बुलाया। पर अब सवाल यह था कि पूजा कहां है। ये मेरी रेनू नहीं हो सकती। बच्ची को क्या हो गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। अगर वो लाश रेनू की है तो उसके कातिल को हम जरूर ढूंढ लेंगे। प्लीज आप कातिल को जल्दी ढूंढिए, जल्दी ढूंढिए। इन्हीं लोगों ने मारा है मेरी बेटी को, मेरी बेटी को इन्होंने मारा है। छोड़ना मत सर इनको, छोड़ना मत। क्या हुआ रेनू को? क्या हुआ? इतना बोया बनने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम लोगों ने हमारी बहन रेनू को मर्डर किया है। ये पागल हुए हो क्या तुम लोग? हम क्यों मारेंगे रेनू को? अरे झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए मारा है मेरी बेटी को। आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? मेरी बेटी भी तो गायब है, उसके बारे में कुछ पता चला तो? आपकी बेटी को हम ढूंढ रहे हैं। सर सब कुछ इन्होंने किया होगा और इल्जाम हम पे लगा रहे। अरे इन्होंने मारा होगा रेनू को। शायद मेरी बहन को। क्या बोले तुम? हम मारेंगे, हम मारेंगे। अरे चुपचाप यहाँ पर, चुप। सच का पता हम चला लेंगे। पुलिस तहकीकात कर रही है। चलिए अपने अपने घर जाइए। चलो चलो।
सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इसके मुताबिक लाश किसी लड़की की, उम्र 15 से 18 साल। रेनू की आईडी की वजह से पुलिस वाले और परिवार वाले उसकी रेनू की लाश के रूप में शिनाख्त करते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रेनू जिंदा है। तो फिर यह लाश किसकी है? या फिर कोई उस लाश से रेनू को मरा हुआ साबित करना चाहता है? क्या उसे घर वालों से खतरा है? और अगर है तो वो इसके लिए पुलिस की मदद क्यों नहीं लेती? दोनों फैमिली के लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये चल क्या रहा है? जल्दी पता चल जाएगा कातिल आखिर कब तक छिपा रहेगा। एक बात समझ में नहीं आ रही, लाश विक्टिम की आइडेंटिटी छुपाने के लिए जलाई जाती है, लेकिन यहाँ रेनू का पर्स लाश के पास ही में मिला। थोड़ी अजीब बात है, ये गलती से हुआ है या प्लांटेड है? सर पूजा मिसिंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि रेनू का मर्डर पूजा ने किया है और अब वो फरार है? पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक इतनी अच्छी दोस्त अपनी दोस्त को क्यों मारेगी? ये तभी हो सकता है जब उनके रिलेशनशिप में कोई कड़वाहट आई हो। इनके रिलेशनशिप की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करो। सर एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद रेनू का मर्डर किसी और ने किया और अब वो पूजा को भी मारना चाहता। पूजा की जान भी खतरे में हो सकती है। यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस केस को हर एंगल से देखो, लेकिन ध्यान रहे रेनू को हम खो चुके हैं, अब पूजा नहीं। उसे हमें जल्दी ही ढूंढ निकालना है। सर कौन है? साहब क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्यों रेनू? पता नहीं। साहब मुझे पूरा यकीन है कि वो रेनू के भाई थे। हम लोग भला क्यों मारेंगे तेरे मन को? नहीं मारा सर। अच्छा हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं ये हमें पता है। सब सच सच बता दो तो फायदे में रहोगे। सर हमने अमन को नहीं मारा सर, हम सच बोले सर। नहीं मारा अमन को। सच जारी रखो सर, हमने कुछ नहीं किया सर, हम सच बोले सर, हमने कुछ नहीं किया सर। अमन कह रहे हैं कि विजय और राहुल ने उसे मारा, लेकिन ये दोनों लड़के इस बात से इनकार कर रहे हैं। नेबर्स और वॉचमैन को भी कुछ क्लियर नहीं, इनमें से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। जी सर। पूजा और रेनू की दोस्ती के बीच में कोई तो आया, पता लगाना होगा कि ये कौन है। इनकी दोस्ती की अच्छे से जांच पड़ताल करो। नहीं, रेनू और पूजा के बीच कोई गलतफहमी हो ही नहीं सकती। कभी तो कुछ हुआ होगा। नहीं सर, मेरे सामने तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पूजा और रेनू तो बहुत अच्छे दोस्त थे, उनकी कभी लड़ाई नहीं होती थी। वो ज्यादा समय एक दूसरे के साथ ही गुजारते थे। रेनू और पूजा के बीच की फ्रेंडशिप, उनके लव अफेयर्स, बॉयफ्रेंड्स या उन दोनों का किसी के साथ लव ट्रायंगल, जो कुछ भी पता है सब बताओ। सबकी अच्छी बनती थी। अमन रेनू का बॉयफ्रेंड था, इसलिए लव ट्रायंगल का कोई चांस ही नहीं है। तुम्हारा और रेनू का अफेयर था, यह बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? सब मेरे और रेनू के अफेयर से दोनों के गायब होने का और रेनू के मरने का कोई संबंध होगा, सर मैंने नहीं सोचा था। किस बात का संबंध किस चीज से है ये हम तय करेंगे, तुम नहीं। क्यों छुपाई तुमने ये बात? सर आपको मेरी फैमिली और रेनू की फैमिली स्टेटस डिफरेंस के बारे में तो पता ही होगा। ऐसे में रेनू की फैमिली को हमारे अफेयर के बारे में मालूम पड़ता तो आपको तो पता ही है क्या होता। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि रेनू की फैमिली को हमारे अफेयर के बारे में मालूम पड़े और फिर कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाए। अगर ये बात तुम हमें पहले बता देते तो हम इस केस की खोजबीन किसी और तरीके से करते। इतना सब कुछ हो गया और तुम चुप रहे। अभी भी पूजा लापता है, तुम्हारी इस चुप्पी का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। पूजा को बचा लीजिए। रेनू और पूजा एक साथ गायब हुए थे ना। रेनू अब मर चुकी है, इसका मतलब है पूजा की जान में खतरे में। सर प्लीज उसकी जान बचा लीजिए सर, उसकी जान बचा लीजिए। रेनू और अमन का प्रेम संबंध इस कहानी को एक नया मोड़ देता है। अगर जली हुई लाश पूजा की है तो क्या पूजा इन दो प्यार करने वालों के बीच में दीवार बन गई थी? एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ती पुलिस के सामने तब एक नया पहलू आया जब रेनू की मां कमला खुद पुलिस वालों से मिलने पुलिस स्टेशन आई और उनकी बातें ऐसी थी कि सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। सब मुझे लगता है कि रेनू के मर्डर में किसी और का नहीं, मेरे घर वालों का हाथ है। क्या? हाँ सर, और पूजा के गायब होने में भी शायद मेरे घर वालों का ही हाथ है। ऐसा क्यों? 10 दिन पहले की बात है।
राहुल और विजय ने रेनू को सबक सिखाने के लिए उसका रेप किया। मेरी बच्ची लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन भाई अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों करेंगे? मेरे पति का मानना था कि रेनू और पूजा के बीच शारीरिक संबंध है। वो दोनों लेस्बियन थे। मेरे पति ने कहा कि रेनू को सबक सिखाओ और बताओ कि मर्द के साथ संबंध बनाने में ही मजा है, ना कि एक लड़की के साथ। लेकिन रेनू इस बात के लिए अंत तक मना कर रही थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रेनू और पूजा के बीच के इस रिलेशन के बारे में उन्हें कैसे पता चला? वो विजय का कहना था कि उन दोनों को गलत अवस्था में देखा था। रात भर उन लोगों ने उसके साथ अत्याचार किया। ये बातें आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं डरी हुई थी सर। मुझे लगा अगर मैं आपके पास आऊं तो मेरी बेटी के साथ और जुर्म होगा, लेकिन जब रेनू की लाश मिली तब मैंने सोचा कि अब चुप नहीं रहूंगी। बड़ी मुश्किल से मैं घर में झूठ बोलकर आई हुई। सर सुरेंद्र को उठा लें? अभी नहीं, बहुत बड़े एलिगेशंस लगाकर गई है। पहले कुछ सबूत इकट्ठा कर लेते हैं, फिर तोड़ेंगे। सर दो नई बातें पता चली हैं अनिल। एक तो यह कि रेनू का रेप हुआ था, और दूसरी ये कि रेनू और पूजा के बीच में लेस्बियन रिलेशन था। अब तो परिवार के लोग भी शक के दायरे में आते हैं। परिवार वाले उन दोनों को उनके आपस के रिश्ते की वजह से भी मरवा सकते हैं। अगर कमला की बातें सच है तो यह पता लगाना मुश्किल होगा कि रेनू का रेप हुआ था कि नहीं, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल सकता है। रेनू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिर से चेक करो, और अमन से भी बात करो। अमन रेनू का लवर है, तो उसे रेनू और पूजा के इस रिलेशन के बारे में जरूर पता होगा। सर पूजा और रेनू के बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। उसकी माँ झूठ बोल रही है सर। वो अपनी मरी हुई बेटी के बारे में झूठ क्यों बोलेगी? पुलिस की मदद क्यों करेगी? वो भी अपने ही परिवार के खिलाफ। सर अगर विजय और राहुल ने कुछ भी गलत किया होता ना, तो रेनू सबसे पहले आके मुझे बताती। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि एक माँ अपनी बेटी पे इतना घटिया इल्जाम लगा भी कैसे सकती है। पहले तो मुझे लगता था कि खाली रेनू के पापा ही गलत है, और अब उसकी माँ भी। सच जो भी है, अब प्लीज पता लगाइए और मेरी बहन पूजा को ले आइए जल्दी। उसे तो हम ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन अगर इस बार तुमने कुछ छुपाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चलो। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रेनू के साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब कमला झूठ बोल रही थी। राहुल और विजय ने रेनू को सबक सिखाने के लिए उसका रेप किया। लेकिन क्यों? वो अपनी बेटी और अपने परिवार के बारे में इस तरह की बात क्यों करेगी? कुछ ना कुछ तो मिसिंग है अनिल। मुझे तो लगता है कि अमन भी कुछ छिपा रहा है। वो रेनू का बॉयफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हर बात शेयर करते हैं। अमन से फिर से बात करनी पड़ेगी। क्या रेनू और तुम्हारे फिजिकल रिलेशन थे? देखो जो भी है सच सच बता दो। हाँ थे, पर एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए फिजिकल रिलेशन बहुत कॉमन हो गया था। ठीक है, चलो। अमन कह रहा है कि उसके और रेनू के बीच में फिजिकल रिलेशन है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो ये पता नहीं चला। सर ये भी तो हो सकता है कि बॉडी रेनू की हो ही ना। अमन के बयान से पुलिस भी असमंजस में पड़ जाती है। अब सबके सामने एक ही सवाल है कि ये जली हुई लाश किसकी है? कौन है वो जो पुलिस को गुमराह करके उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है? कौन है वो जो रेनू को प्रताड़ित कर रहा था? रेनू का परिवार दरिंदगी की सारी हदें पार कर चुका था। कहीं सबके पीछे उसके परिवार का ही हाथ तो नहीं था। पुलिस जितना इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही वो उसमें उलझती जा रही थी। क्या रेनू जिंदा है? 3 दिन पहले जिस लड़की का दाह संस्कार किया वो कौन थी? अगर रेनू जिंदा है तो रेनू है कहां पर? देखिए वो जली हुई बॉडी रेनू की नहीं थी। लेकिन वो जो आईडी कार्ड और बैग मिला उसके पास, लाश के पास, वो क्या? हमें गुमराह करने की कोशिश की गई। वो जो भी है नहीं चाहता कि हम रेनू को ढूंढे, इसलिए उसने वो बैग, वो आईडी कार्ड वहां पर छोड़ दिया ताकि हमें लगे कि वो मर गई है और उसे ढूंढना छोड़ दे। ये भी हो सकता है कि रेनू ने किसी को मार के अपना बैग और आई कार्ड वहां पे छोड़ दिया
ताकि दुनिया की नजर में वो खुद को मरा हुआ साबित कर सके। देखिए साहब, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। तो भागी क्यों है? सर ये सब मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारी बेटी अपने घर में बहुत खुश थी। सर ये देखिए पूजा की मेडिकल रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसका पीछे का एक दांत भरा हुआ है। और ये उस बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उस बॉडी का भी पीछे का एक दांत भरा हुआ है। दोनों रिपोर्ट में एक और सिमिलैरिटी है अनिल, दोनों का बायां हाथ टूटा हुआ। इसका मतलब ये डेड बॉडी पूजा की ही हो सकती है। मतलब रेनू ने ही पूजा को मारा है, और अगर नहीं मारा तो भाग क्यों रही है? और उसका आई कार्ड वहां पे कैसे मिला? क्या? सर प्लीज ऐसा मत बोली, वो पूजा नहीं हो सकती। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हम जल्दी पता लगा लेंगे कि वो कौन है जो ये सब कर रहा है। रेनू भी हो सकती है, क्योंकि वो अब तक फरार है। सब उसको मत छोड़ना, उसको मत छोड़ना। एक 16 साल की लड़की जिसने अभी अभी बोर्ड का एग्जाम दिया हो, अपनी बेस्ट फ्रेंड को इतनी बुरी तरह से प्लान करके मार के फरार हो सकती है? इसके पीछे जरूर कोई ठोस वजह होनी चाहिए। सर रेनू का रेप हुआ था, कहीं ये सब कुछ उस रेप से जुड़ा तो नहीं है? राहुल और विजय ने रेनू को सबक सिखाने के लिए उसका रेप किया। यह भी हो सकता है कि उसके परिवार वाले दोबारा उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत ना करें, यह सोच के वो घर से भाग गई हो। अनिल, मुझे लगता है कि कमला की बातें सच थी। बुलाओ सबको। बताओ क्यों रेप किया अपनी बहन का? और तुम वहां खड़े खड़े सब कुछ देखते रहे। अरे किस मिट्टी के बने हो तुम? सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? हम क्यों करेंगे सर? सर ऐसा अपनी बहनों को रेप कैसे कर सकते हैं? ये सब झूठ है सर, ऐसे घिनौना काम हम कैसे कर सकते हैं? बहुत बकवास हो गई तुम लोगों की, अब सब कुछ सच सच बता दो, वरना इतना कूटेंगे ना कुछ बोलने लायक नहीं बचोगे। देखिए आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया इस तरह से। नहीं समझोगे तुम लोग? सर हम सच बोल रहे हैं। करो खातिरदारी इनकी। सर नहीं, क्यों कर? अरे सर नहीं, सर हमने कुछ नहीं किया। सर बहुत तोड़ा उन्हें, लेकिन कोई भी रेप वाली बात से मना कर रहे हैं। ठीक है, जाने दो उनको, लेकिन नजर रखना। सर माँ आप संभालो अपने आप को। रेनू और पूजा के फिजिकल रिलेशन के बारे में अगर अमन को पता चले तो वो कुछ भी कर सकता था, क्योंकि वो रेनू से बहुत प्यार करता था। कहीं इसीलिए तो उसने दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाया। बुलाओ उसको। आप लोग मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? मैंने रेनू को नहीं मारा, और ना ही रेनू और पूजा के बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन था। झूठ बोल रहा है तू। सर मैंने पहले भी कहा है, रेनू सिर्फ मुझसे प्यार करती थी, उसके और पूजा के बीच में ऐसा कभी भी कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। तुमने पहले भी मुझे घुमाया, अभी भी घुमा रहा? हाँ ठीक है सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ है जिससे प्रूव हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। तू जानता है ये जो वीडियो तूने बनाया है ये भी एक क्राइम है। पता है सर, आई एम सॉरी, पर मैंने ये वीडियो आज तक कभी किसी का शेयर नहीं किया, सिर्फ आज ही, क्योंकि आप रेनू और पूजा दोनों पे सवाल उठा रहे हैं। सर मैं पूजा को क्यों मारूंगा? मेरी छोटी बहन है वो सर प्लीज आप उसके कातिल को ढूंढ लीजिए, और रेनू को भी। अनिल, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे साबित हो कि रेनू और पूजा के लेस्बियन रिलेशन थे। सर आपस के मैसेज कन्वर्सेशन चेक करते हैं, मैसेजेस ओपन करो। इसमें भी कोई लेस्बियन एंगल नहीं दिख रहा। एकदम नॉर्मल कन्वर्सेशन है। तो ये देखिए, यहाँ तो रेनू ने पूजा को बोला है कि उसका और अमन का अफेयर चल रहा है, तो शादी भी करना चाहते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम है तो स्टेटस की और एज डिफरेंस। तो यहाँ तो पूजा को पता था कि रेनू और अमन का अफेयर चल रहा है। तो राहुल और विजय ने रेनू और पूजा को लेस्बियन क्यों कहा और रेनू का रेप क्यों किया? पीएसआई चौधरी कहां पर? ठीक है हम अभी आते हैं।
सर जंगल में एक और जली हुई लाश मिली है। चलो मनोज गाड़ी निकालो। आइए, पहचानने की कोशिश कीजिए। कातिल ने बॉडी जलाने की कोशिश की थी, लेकिन कल रात बारिश हुई तो बॉडी पूरी तरह जली नहीं है। रेनू को किसी ने 4 दिन से बंदी बना के रखा था। जहां उसे रखा होगा एरिया आसपास का ही होना चाहिए, वरना वो उसे यहां लाके क्यों मारता? पूजा को भी जलाकर ही मारा गया था। हो सकता है दोनों को साथ में बंदी बनाकर रखा गया हो। तुम सही कह रहे हो अनिल, वो एरिया यहीं कहीं आसपास का होना चाहिए। इस पूरे एरिया की अच्छी तरह से तलाशी लो। सर। इंस्पेक्टर साहब आप जाइए और पता लगाइए कि रेनू को किसने मारा है। हमें हमारा काम मत समझाओ। हमें सब पता चल गया है कि तुम्हारे सामने इन दोनों ने रेनू का रेप किया था। नहीं सर, ये सब तो बकवास है। हम भला ऐसा रेनू तुम बाप नहीं जल्लाद हो, जल्लाद। चुप। ने कभी भी अपनी बेटी से प्यार नहीं की, कसाई की तरह मारते थे। अब तो वो बेचारे मर गए, अब तो सुधरो। इंस्पेक्टर साहब, इन सब लोगों ने मेरे बेटे को बहुत दुख दिया, किसी को छोड़िएगा मत। जो केस 2 दोस्तों के गायब होने से शुरू हुआ था, उसने अचानक एक भयानक मोड़ ले लिया जब एक के बाद एक दोनों लड़कियों की जली हुई लाशें मिली। आखिर कौन था इन हत्याओं के पीछे? जंगल के आसपास के सभी एरियाज को चेक किया, कहीं भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है, लेकिन सिर्फ एक फैक्ट्री है जो कई सालों से बंद पड़ी है। हम अभी भी वहां पहुंचे हैं, मेन गेट क्लोज है इसका। मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। जी सर। सर वहां पे फैक्ट्री का दरवाजा खुला हुआ है, पीछे। यस सर। कुछ मिला ना? सर ये खून के धब्बे, ये स्टोव, सब्जी, लड़की के कपड़े। अनिल, हो सकता है कि किडनैपर ने रेनू को किडनैप करके यहीं रखा, और ये सब सामान देखकर लग रहा है कि शायद वो भी उसके साथ यहीं रहता हो। सर वहां पे ये हेलमेट का ये लॉक मिला है सर। तो विजय उसे लेने आया था। और उसने रेनू को पूजा के साथ देख लिया था। पूजा के साथ देखकर उसने कुछ भी गलत मतलब निकाल लिया। और वो बात जाकर रेनू के पापा को बता दी। रेनू एक पल के लिए भी घर पे नहीं रह पा रही थी, उसे घर से भागना था। ऐसे में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था सर। मैंने अपनी बहन, हमने पूजा को मार दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी बहन का खून कर दिया तुमने, और फिर रेनू को क्यों मारा? सब रेनू बहुत डर गई थी, वो अब आपके पास आने वाली थी। अमान, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पूजा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हम घर वालों से बचने के चक्कर में हम लोगों ने उसे मार दिया। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, कुछ दिन की सजा मिलेगी। अमन, हम बच जाएंगे। अमन प्लीज। तू पागल हो गई है? अपनी जिंदगी बनाने के लिए मैं अपनी बहन को मार डाला, और अब तू ऐसा बोल रही है? रेनू, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। पर वो मेरी नहीं जा सकते हम लोग वहां पे, समझी? तो मैं बहुत घबरा गया था। मैंने रेनू को बहुत समझाया, बहुत मारा, पर वो नहीं मानी। तुमने अपने प्यार के लिए अपनी बहन को मार डाला, और फिर रेनू का रेप किया और उसे भी मार डाला। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अपने इसी समाज के कुछ घरों में कहीं रेनू के परिवार जैसा दरिंदा पिता है,
तो किसी घर में अमन जैसा नादान उम्र वाला भाई है जो अपनों के साथ भी दरिंदगी की सारी हदें पार कर सकता है। क्या रिश्तों के मायने बदल गए हैं या फिर हम बदल गए हैं? क्यों किया तुमने? क्यों किया? अपनी बहन को मारा, अपनी बहन को मारा तूने। क्यों किया? छोड़, शर्म नहीं आई तुझे? चले। ये बेहद जरूरी है कि माता पिता अपने और अपने बच्चों के बीच में एक ऐसा माहौल तैयार करें जहां वो उनके उज्जवल भविष्य की बातें उन्हें प्यार मोहब्बत से समझा सकें, ना कि उन पर सख्त पाबंदियां लगाकर। और बच्चों के लिए भी ये समझना बेहद जरूरी है कि इस उम्र में गलत प्यार मोहब्बत में फंसना और घर छोड़कर भाग जाने का फैसला उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। रुको, ऐसे नहीं, पहले खड़े रहो, ऐसे खड़े होने का, हाँ, और ऐसे पैर मारने का, जोर से। माना क्या कर रही हो? माना क्यों मार रही हो? मार रही है इसे, क्या क्या इसने? अरे आई पूछो इसने क्या किया है मेरी छोटी बाची के साथ, इतनी छोटी बच्ची के साथ इसने। अरे जब मैंने इसको देखा ना, इसका उसकी फ्रॉक में हाथ था। सही कह रहा है ये वाला, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे ज्यादा दिखाने के लिए रुको, देखो कुछ गलतफहमी हुई है। संजू ऐसा लड़का नहीं है, अच्छा लड़का है। आप मेरे बहन के पति हो ना, इसलिए आपका लिहाज करके मैं इसे अभी जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे कोर्ट ले जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। मुल्जिम संजू शिरोडकर पर चाइल्ड मोलेस्टेशन का इल्जाम सही साबित हुआ है। क्योंकि मुल्जिम अभी नाबालिग है, इसीलिए उसे 2 सालों के लिए जुवेनाइल रिमांड होम में रहने की ताकीद की जाती है। कहते हैं जिंदगी एक मंच है जहां हम सब अपना अपना किरदार निभाते हैं। अगर ये बात सच है तो ये किरदार हमें देता कौन है? कौन ये तय करता है कि कौन नायक बनेगा और कौन खलनायक? नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि अगर अपना किरदार चुनना और अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखना हर इंसान के बस में होता तो ना तो इस दुनिया में कोई खलनायक होते और ना ही कभी कोई दुख भरी कहानी लिखी जाती। लेकिन सिर्फ चंद खुशकिस्मत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिख पाते हैं। हेलो, बोरीवली पुलिस स्टेशन, सब इंस्पेक्टर तांबे। कहाँ? सर, मैं होटल का मैनेजर हूँ, मैंने ही आपको फोन किया था। आपको किसी पर शक किसने किया होगा? ये संजू भाई ने इनका मर्डर किया है। मैंने उसे अपनी आंखों से भागते हुए देखा है बाहर से। गाइड? यस, हम लोग 2 वीक्स पहले ब्राजील से अपने देश आए थे और वो 1 वीक से हमारे साथ था। झगड़ा हुआ था मेरे पति और संजू गाइड के बीच में। इनका पर्स, सारे पैसे सब लेके चला गया वो, उसी ने ही मारा इन्हें। आपके किसी स्टाफ ने मर्डर होते हुए या मुजरिम को भागते हुए देखा था? नहीं सर, हम लोग तो मिसेज अय्यर की चीख सुनकर वहाँ पहुँचे थे, तब तक वो वहाँ से भाग चुका था। आपके यहाँ तो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, आई होप काम कर रहे होंगे। फुटेज दिखाइए जरा। यस सर, लेकिन रात को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसके लिए हमने इंजीनियर को बुलाया था। करीब 1 घंटे से 2 घंटे तक पूरा सिस्टम डाउन था, लेकिन उसके होटल से भागने की पूरी फुटेज हमारे पास है क्योंकि उस समय कैमरा ऑन था। ठीक है, फुटेज दिखाइए।
पॉज करो, रिवाइंड करो, बस प्ले। तो चेहरा ढक लिया इस फुटेज में, शायद बाहर वाले फुटेज में दिखा, बाहर वाला फुटेज दिखा। ठीक है, इसकी कॉपी पुलिस स्टेशन भेज देना। सर ये संजू गाइड इतना भी मासूम नहीं है। पहले सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए उसने चेहरा छुपाया, फिर फ़ोन और सिम कार्ड को तोड़ के फेंक दिया ताकि पुलिस उसे ट्रैक न कर पाए। इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि उसे पुलिस की बेसिक वर्किंग स्टाइल या क्राइम के बारे में बेसिक नॉलेज तो है। तांबे, उसने चेहरा ढका हुआ था तो हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये संजू गाइड था जिसके बारे में मिसेस अय्यर बोल रही थी। लेकिन अगर वो वही है तो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि मर्डर करने के बाद वो अपने घर चले जाए। फिर भी उसके घर का एड्रेस निकालो। सर जी सर। संजू गाइड यही रहता है? सर पर वो तो सर यहीं रहता है, लेकिन कल रात से घर नहीं आया वो, और फोन भी नहीं मिल रहा है उसका। क्या हुआ सर? घर की तलाशी लेनी है, तलाशी लो घर की। हटो हटो, पूरा घर छान मारना। सर लेकिन सर क्या बात है सर, वो ठीक तो है सर? सर नहीं है। इस वक्त तुम्हारा भाई कहाँ मिलेगा? सर इस बारे में हम कुछ नहीं जानते, बचपन से एक नंबर का आवारा लड़का है सर। वो तो इनका छोटा भाई है, तो इसलिए हमने इसको घर पे रखा हुआ है। सर टूरिस्ट गाइड है वो, इसलिए उसके आने जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, क्लाइंट के हिसाब से चलना पड़ता है ना सर। इन दिनों किस क्लाइंट को गाइड कर रहे हैं, कुछ आइडिया है? नहीं सर पक्का पता नहीं है, लेकिन कोई एनआरआई क्लाइंट है। मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, और उसमें से मिस्टर अय्यर का मर्डर हुआ है और तुम्हारा भाई प्राइम सस्पेक्ट है। उसकी कोई फोटो है? सर है, मैं लाके देती हूँ। सर ये रहा। अरे तू आओ। अरे चला ना अंदर। कैसे आना हुआ? सोचा जाते जाते एक खुशखबरी सुनाओ तुझे। क्या बात कर रहा है यार, कैसी खुशखबरी? तेरी वो मीना मिली थी गजरे वाली। क्या बात कर रहा है यार? हाँ मतलब मैंने बात की उससे तेरे बारे में, वो बोल रही थी कल शाम को मिलने वाली थी। सच? हाँ अभी देख आगे क्या करने का। थैंक्स यार संजू, तूने तो मेरी लाइफ बना दी सच्ची। चल यार बहुत लेट हो रहा है मुझे, लास्ट ट्रेन चली जाएगी मेरी। अरे सुनना, काहे को टेंशन लेता है, रात में इधर ही रुक जाना, सवेरे ट्रेन चालू होगी तो आराम से चले जाना। चलेगा तुझे? अरे चलेगा नहीं दौड़ेगा, और वैसे भी तुझे पार्टी तो देनी है, मेरा इतना अच्छा काम जो किया है तूने। चल ठीक है। सर जिस बॉटल से उसका कत्ल हुआ था उसके टुकड़े विक्टिम के खून से पूरी तरह से सन चुके हैं, और इसकी वजह से उस पे से फिंगरप्रिंट्स मिल पाना इम्पॉसिबल है सर। संजू बेसिकली नासिक का रहने वाला है, यह अपने दादा और बहनी के साथ रहता है। सर संजू मुंबई टाउन के आसपास गाइड का काम करता है, दिखने में हैंडसम है, ठीक ठाक बोल लेता है, वेल मैनर्ड है, इसलिए फॉरेन टूरिस्ट के बीच वो बहुत फेमस है। अगर ये मर्डर संजू ने किया है तो ये उसके लिए पहला क्राइम नहीं है। इससे पहले भी नासिक में चाइल्ड अब्यूज के लिए वो 2 साल रिमांड होम में रह चुका है। रिमांड होम से छूटने के बाद ही उसके माँ बाप ने उसे मुंबई में भाई के पास भेज दिया, जो खुद भी एक गाइड है। शुरुआत के दिनों में वो अपने भाई के साथ ही गाइड का काम करता था, लेकिन पिछले 2 साल से वो इंडिपेंडेंटली गाइड का काम कर रहा है। आस पड़ोस में इंक्वायरी की सर, लेकिन एक भी सिंगल आदमी उसके साथ बातचीत नहीं करता था। क्यों? अपनी भाभी के भतीजी के साथ बहुत गंदा काम किया था उसने। पूरे मोहल्ले में कोई बात नहीं करता था उनसे। आस पड़ोस में नहीं तो कोई तो होगा जिससे वो बात करता था, कोई दोस्त होगा। जमाल, एक पॉकेट मार। तब मैंने कुछ नहीं किया। उठ, छोड़ इसे, ये लीजिए, जाइए आप। साहब मुझे जाने देना। तू जमाल है ना? हाँ साहब। संजू तेरा दोस्त है? हाँ सर। और किस किस से दोस्ती है उसकी? सर उसकी हिस्ट्री से तो पूरा शहर जानता है साहब, इसलिए उससे दोस्ती करना दूर की बात भी नहीं करता साहब। उसकी हिस्ट्री तो नासिक से शुरू हुई, मुंबई कैसे पहुंच गई? उसकी बहनी की वजह से, वो उसको जरा भी पसंद नहीं करती थी। उसके बॉम्बे आने से पहले उसने सबको का बता दिया कि उसका केस चल रहा है, इसलिए उससे कोई बात नहीं करता था। उसके सिर्फ 2 ही दोस्त, मैं और यादव तो टैक्सी चला रहा था साहब, और क्या? और वो मेरा पार्टनर था साहब। पार्टनर? कैसे? वो गाइड है ना साहब।
ये ले, तेरे 50 और मेरे 50। सॉलिड संजू भाई, मजा आ गया आज तो। क्या भाई लोग बड़े नोट गिन रहे हो हैं? लगता है तगड़ी कमाई की है आज। तो फिर और मेरा हिस्सा किधर है? अरे मिलेगा यार, तेरे को भी मिलेगा। संजू दे इसको। यार पार्टी नहीं दोगे मेरे को? चल पार्टी करते। ये हुई ना बात। ये बात तो साफ है कि ये गाइड संजू दोनों चीजों का आदी था, पैसे कमाने के लिए और पैसे उड़ाने के लिए। मिसेस अय्यर ने हमें बताया था कि पैसों को लेकर उनके पति के साथ उनका झगड़ा होता था और होटल रूम से मिस्टर अय्यर का वॉलेट भी गायब है और लॉकर से कैश भी। सर मामला क्लियर है, लूट के लिए ही हत्या की गई थी। संजू ने मिस्टर अय्यर से पैसों की डिमांड की, मिस्टर अय्यर ने मना किया, संजू उसको मारकर पैसे लेकर भाग गए। लग तो ऐसा ही रहा, लेकिन हम दावे के साथ नहीं कह सकते जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो। मैं समझा नहीं सर। तांबे, हम पुलिस वाले हैं। मुजरिम और मर्डर ये शब्द हम दिन में इतनी बार सुनते हैं कि उनका मतलब तो हमें पता होता है, पर इसके असर को लेकर हमारा एहसास खत्म हो जाता है। किसी भी बेगुनाह पर मुजरिम का लेबल लगाकर हम उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो, किसी पर भी मुजरिम का लेबल लगाना गलत होगा। सॉरी सर। इट्स ओके। ये टैक्सी ड्राइवर यादव, ये कहाँ मिलेगा हमें? जी साहब। यादव? हाँ साहब, संजू आया था कल, मेरे साथ रुका भी था पूरी रात। वो सुबह ही चला गया। मुझे नहीं मालूम था साहब कि वो खून करके भागा है, नहीं तो उसी वक्त खबर की होती है आपको। सच्ची साहब, मेरा उसके साथ सिर्फ उठना बैठना है, उसके धंधे से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है साहब। सच्ची बोल रहा हूँ साहब। यहाँ से कहाँ जाने वाला था, कुछ बोला था? नहीं साहब, बस चाय पी और निकल गया। ये संजू ड्रग्स लेता था? नहीं साहब, कभी कभार बियर या बिस्की ले लेता था साहब। कोई गर्लफ्रेंड है उसकी? नहीं साहब, जहाँ तक मुझे मालूम है किसी लड़की से दोस्ती नहीं है साहब उसकी। ठीक है, अगर वो यहाँ दोबारा आए या फोन करे तो हमें खबर करना। हाँ साहब, एकदम पक्का। वो जैसे ही आएगा सबसे पहले आपको खबर करूंगा साहब। क्या सोच रहे सर? संजू के बारे में सोच रहा था। संजू टूरिस्ट का काम करता है, अपने भाई के साथ रहता है, टूरिस्ट बिजनेस में अच्छा खासा कमाता है, ना ड्रग्स लेता है ना कोई गर्लफ्रेंड, अच्छा खासा कमाता होगा। फिर उसे पैसों की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि उसने मर्डर जैसा संगीन जुर्म किया। इसके अलावा टूरिस्ट गाइड का काम करते वक्त पैसेंजर को ठग के भी वो पैसे कमाता होगा, और इतना सारा पैसा वो सिर्फ 2 दोस्तों पर खर्चा करता होगा। मुझे नहीं लगता। तांबे, इस संजू के बारे में कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है, पता करो। सर मैं अपने खबरियों को काम पे लगा देता हूँ, तुरंत सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तब तक मैं संजू के घर पे एक राउंड मार के आता हूँ। सर सर वो नहीं है यहाँ पर, और मेरा कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ। बाबाजी रूम गुड है? सर रूम इधर है, मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत रंगीन मिजाज लगता है आपका भाई। रूम की तलाशी लो। सर एक्चुअली टूरिस्ट गाइड है हम लोग, तो गर्मी में टूरिस्टों के साथ घूमना पड़ता है हमें, पसीने की बदबू ना आए इसलिए हमें वो परफ्यूम लगाना पड़ता है सर। सर ये मिला है चाइल्ड पॉर्न, ये भी शायद आपके धंधे की जरूरत होगी ना? ये लड़की की फोटो मिली है। ये कौन है? नहीं मालूम सर। साहब उसका कोई नया शिकार होगा। बच्चों के साथ गलत काम करना तो उसका पुराना शौक है ना। अगर इनका भाई यहाँ आता है तो सबसे पहले आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। जी सर। मैं ऐसा क्यों करूंगी, मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? चुप कर। मैंने पहले कभी बोला नहीं, लेकिन नासिक में ही तूने ही फंसाया ना उसको। क्या बिगाड़ा उसने तेरा? क्यों पीछे पड़ी हुई उसके? उस नीच इंसान के लिए तुमने मुझ पे हाथ उठाया ना? हाँ, एक बार पुलिस को पकड़ लेने दो उसको, देखना खुद से सर झुका के मेरे आगे ना माफी मांगी तो तुमने। श्वेता की तस्वीर का संजू के पास मिलना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि अलग अलग जगहों और अलग अलग हालात में शुरू हुई इन दोनों की जिंदगी की कहानियां मिल चुकी थी। लेकिन कैसे? संजू का श्वेता के साथ क्या रिश्ता था? क्या वाकई संजू ने इस बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था या बनाने वाला था? और जिस एनआरआई का कत्ल करके संजू फरार हुआ था, वो इस कहानी में कहां फिट बैठता था? ये वो सवाल थे जिनमें से कुछ के जवाब वक्त को देने थे और कुछ के पुलिस को ढूंढने थे।
हाँ साहब। बोल। पता किया उस गुंडे के बारे में मैंने साहब। 2 टाके की 13 नंबर गली में एक कैसर मौसी का चकला है, वहाँ उसका हर रोज का उठना बैठना है साहब। और एक बात साहब, वहाँ उसकी जमुना नाम की एक आइटम फिक्स है, वो सिर्फ उसके साथ ही उठता बैठता है साहब। ये सर भाई। हाँ मैं हूँ, बोलो। पुलिस। घिनौना होता है ना साहब, घिनौना, बस घिनौने से भी घिनौना आदमी था संजू। पहले तो यहाँ पे वो सिर्फ 2-3 दिन में एक बार आता था, फिर अचानक उसकी नजर यहाँ पे छोटी सी बच्ची पर पड़ी। 9 साल की महज साहब, इतनी सी बच्ची पड़ी। हमेशा उसको हमें यहाँ ले आता था, उसके साथ बैठ के मजे करता था। मैं उसकी नजर समझ गई, इसलिए मैं उसको नजर रखने लगी। कभी उसको कभी भी उसके साथ कुछ करने का मौका नहीं दिया मैं, वरना वो संजू तो वो बच्ची मिली कहाँ तुम्हें? अनाथ थी साहब, रास्ते पर भटक रही थी अकेली बेचारी, इसलिए मैंने सोचा मैं उसे अपने साथ ले आई। सोचा थोड़ा आसरा मिल जाएगा। यही बच्ची थी? हाँ साहब, यही थी। बच्ची को बुला। बच्चे यहाँ नहीं है साहब, पिछले हफ्ते तो आपके डिपार्टमेंट वाले यहाँ पर रेड मार के चले गए, उसमें से उसको भी यहाँ पे लेके गए थे। और पता चला बाद में कि उसे किसी अनाथ आश्रम में दाखिला कर दिया उसका। सभी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके उस अनाथ आश्रम के बारे में पता करो। यस सर। मुझे जानते हो? हाँ सर, श्वेता नाम है इस बच्ची का। पुलिस जिस दिन उसे यहाँ छोड़कर गई थी, एक 23-24 साल का आदमी आया था उसे ढूंढते हुए। वो अपने आप को इस बच्ची का कजिन बता रहा था, लेकिन जब हमने उसे रिश्ते का तस्दीक करना चाही तो वो उसका कोई प्रूफ नहीं दे पाया, इसलिए हमने उससे मिलने नहीं दी। तो वो इस बात पे काफी नाराज हो गया था सर, और बातचीत मारपीट पे आ गई थी सर। बच्ची को बुलाइए। सर वो एक्चुअली में क्या है? क्या हुआ? बच्ची को बुलाने के लिए कहा तो आपके पसीने क्यों छूट गए? बुलाइए बच्ची को। सर वो बच्ची यहाँ नहीं है। नहीं है मतलब? कहाँ है बच्ची? एक 9 साल की बच्ची आपके एनजीओ से गायब हो जाती है और आपको पता ही नहीं है वो चली गई है या कोई उसे उठाकर लेकर गया। एनजीओ चलाते हुए मजाक करते हुए। और मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाया आप लोगों ने? अगर हम ऐसे करते तो सरकार से मिलने वाली ग्रांट बंद हो जाती और उसका यहाँ और बच्चों पर बहुत असर पड़ता सर, इसलिए कंप्लेंट नहीं करवाई। किसी पर शक है? हाँ सर, हम सबको उसी आदमी पर शक है जो उसका कजिन बनकर यहाँ है। ये आदमी था? हाँ सर, ये वही आदमी है। भगवान ना करे वो बच्ची उसके पास हो सर। हेलो जमल भाई, संजू बोल रहा हूँ। संजू? अरे वो पुलिस। पता है मुझे, मेरी बात ध्यान से सुन। कल मैं सुबह मुंबई छोड़ के जाने वाला हूँ। आज रात को छुपने के लिए मुझे जगह चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प कर। तू मेरे मालवानी वाले भाईजान का घर जानता है ना, एक काम कर, तू वहीं आ। सर ये संजू गाइड हमारे हाथ नहीं आ रहा है और ना ये केस आगे बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको? तांबे, जब भी कोई क्रिमिनल पुलिस से बचकर भागता है, जितनी उसकी सोच होती है उससे एक रास्ता बना लेता है। ये रास्ता पहले उसे हमसे आगे रखता है और फिर हमेशा हमेशा के लिए दूर। एक्सप्लेन करता हूं। रिकॉर्ड के हिसाब से यह है संजू, जो चाइल्ड अब्यूजर है। यहां उसकी मुलाकात होती है श्वेता से। श्वेता एक अनाथ आश्रम में रहती है। संजू श्वेता को लेकर भाग जाता है। फिर संजू की मुलाकात होती है अय्यर से। संजू अय्यर से पैसे मांगता है, अय्यर पैसे देने से मना करता है, तो संजू अय्यर का खून कर देता है। अब संजू श्वेता को लेकर मुंबई के बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन संजू की मोडस ऑपरेंडी को देखते हुए वो वैसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि शहर से बाहर निकलने वाले सारे एग्जिट पॉइंट पर हमारी नजर होती। इसलिए संजू श्वेता को यहीं छोड़कर अकेला मूव कर रहा होगा। तांबे, इस संजू के जितने भी दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, अड्डे हैं, उन पर नजर रखो। ये संजू तुम्हें वहीं मिलेगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी। हेलो। ओके। सर मैंने कुछ
ले दोस्त माना था मैंने तुझे। चल सर सर तूने मिस्टर अय्यर को क्यों मारा? अय्यर को क्यों मारा? श्वेता कहाँ है? क्या किया उसके साथ? श्वेता? हाँ श्वेता, वो छोटी सी बच्ची जिस पर तेरी गंदी नजर थी, अनाथ आश्रम से तूने किडनैप किया था ना? क्या किया उसके साथ? क्या है श्वेता? नहीं बोलेगा? तेरी खामोशी ना तुझे बचा नहीं सकती। तोड़ो इसे, तब तक तोड़ो जब तक ये सच ना बता दे। सर बहुत सख्त जान है, इतना तोड़ा लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकला सिवाय श्वेता के। क्योंकि अभी तक उसे वहां चोट नहीं लगी जिससे उसे दर्द होगा। तांबे, डर सिर्फ इस बात का है कि लड़की तक पहुंचने में हमें देर न हो जाए, उसके पहले इसका मुंह खोलना पड़ेगा। एनआरआई अय्यर का हत्यारा और श्वेता का अपहरणकर्ता संजू गाइड अब पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन ना तो वो अपने जुर्म को कबूल कर रहा था और ना ही उससे इनकार कर रहा था। पुलिस के हर सवाल का उसके पास सिर्फ एक ही जवाब था, उसकी गहरी खाली आंखें और उसकी खामोशी। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस संजू की खामोशी नहीं तोड़ पाई, लेकिन उसे तोड़ना बहुत जरूरी था क्योंकि श्वेता कहाँ है इस राज का खुलासा सिर्फ वही कर सकता था। और पुलिस को इस बात का डर था कि अगर वो वक्त रहते संजू की खामोशी नहीं तोड़ पाई तो कहीं श्वेता तक पहुंचने में उन्हें देर ना हो जाए। आगे क्या हुआ? क्या वाकई पुलिस का डर सही साबित हुआ? क्या सच में उन्हें श्वेता तक पहुंचने में देर हो गई? संजू, तुझे हमारे साथ चलना होगा। हमें 9 साल की एक छोटी सी बच्ची की जली हुई लाश मिली है और हमें पूरा यकीन है कि वो श्वेता ही है। चल, शनाख्त करनी है। श्वेता, श्वेता ऐसे कैसे हो गया? सर ऐसे कैसे हो गया श्वेता के साथ? सर ऐसे कैसे हुआ सर? श्वेता की जली हुई बॉडी देखने के बाद तुम्हारी जो हालत हुई है उसे पता चलता है कि तुम उसका भला चाहते थे। संजू, अब तो सच बता दो, किसने किया ये सब? सर मैं उसे अपनी बहन मानता था सर। बहन? हाँ सर, मैं उसे पहले दिन से बहन मानता हूँ। जब मैं जमुना के कोटे पे उससे मिला था, लेकिन एक दिन पुलिस की रेड पड़ी तो वो अनाथ आश्रम चली गई और मौका मिलते ही तुमने उसे भगा लिया? नहीं सर, मैंने नहीं भगाया उससे। जब तुम्हें पता था कि श्वेता गायब होने के बाद सबसे पहला शक तुम पर आएगा तो तुम भागे क्यों? पुलिस के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि पुलिस कभी सच का पता नहीं लगाती, उनको सिर्फ फाइल क्लोज करना आता है। मेरे साथ पहले भी ऐसे हुआ है, दोबारा ना हो इसलिए मैं नहीं आया। अच्छा ही हुआ श्वेता भाग गई, उसे एनजीओ और वो अय्यर के पास से। मतलब? मिस्टर अय्यर और मिसेस अय्यर ने मुझे गाइड बनाया था। उन्होंने मुझे कहा कि उनको बच्चा नहीं है, वो किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, इसीलिए इंडिया आ रहे। मतलब पहिल्याच वेळी नजरेसमोर श्वेता आली सर। मुझे लगा कि उसको आई बाबा मिल गए, उसकी जिंदगी सुधर गई। मैंने उनको कहा कि अभी पेपर जल्दी बनाओ। मैंने श्वेता को समझाया, वो भी बहुत खुश थी। श्वेता को देखते ही उन्होंने पसंद कर दिया था सर। एडॉप्शन की प्रोसेस चालू ही थी सर। उसके होने वाले आई बाबा के पास मैं श्वेता को लेके जाता उनके होटल पे, ताकि एक दूसरे को जान सके। ये एडॉप्शन वाली बात क्यों छुपाई हमसे? नो, मैंने कुछ पर्पजली नहीं छुपाया। वो सडनली मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो मैं बहुत घबरा गई और मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। एनजीओ वाले ने मुझे बताया कि 2-3 दिन में पेपर तैयार हो जाएंगे। मिस्टर अय्यर और मिसेस अय्यर बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे एक बड़ी टीम थी, मैं भी बहुत खुश था। खुशी मनाने में जमुना के कोटे पे गए। निकल यहाँ से बाहर। क्या कर रही है? तुझे क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? राक्षस है तू, राक्षस। ये क्या बोल रही तू? हाँ, मैंने क्या किया? वो अनाथ आश्रम वाला यहाँ आया था तेरी तरह नोटों की गड्डियाँ लेकर, और पता है नशे में उसने सब पक दिया। तुम लोग श्वेता को 5 लाख में बेचने वाले थे ना, सब पक दिया है उसने। तो मेरी आंखों से ना बिल्कुल दूर हट जा, बिल्कुल दूर। ये क्या बोल रही तू? क्या बोल रही हो? यही सच है। तू निकल जा, निकल जा मेरी आंखों के सामने से, जा यहाँ से। मुझे बहुत गुस्सा आया सर। मैं दूसरे दिन वो अनाथ आश्रम में गया, उसके मैनेजर को 2-4 थप्पड़ लगाए। लड़की के साथ
मैं अय्यर को मिलने होटल चला गया। आई थिंक अब सारे कैमरा स्टार्ट हो जाने चाहिए। मिस्टर अय्यर, मिस्टर अय्यर, मिस्टर अय्यर। संजू, 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 व्हाट हैपेंड संजू? तुम्हारा कहना है कि तुमने अय्यर को नहीं मारा। तुम जब होटल पहुंचे तो अय्यर पहले से मर चुका था, तो तुम भागे क्यों? हमारे पास क्यों नहीं है? सर मैं ये जानता था, मैं आपके पास आया तो वो एनजीओ वाले और मिसेस अय्यर मिलके मुझे फंसा लेंगे, इसीलिए मैंने भागने का सोचा। मैं कल ही भागने वाला था मुंबई से। संजू, जो कहानी तुमने सुनाई है, दिल तो करता है कि उस पर यकीन करूं, पर कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। जब तक तुमने जो कहानी सुनाई है उसके सच्चाई के सबूत हमें नहीं मिले। जो डेड बॉडी हमने तुम्हें दिखाई थी वो श्वेता की नहीं थी। भगवान से दुआ करो कि श्वेता जिंदा है और वो सही सलामत हमें मिले। पुलिस को इस बात का पूरा यकीन था कि संजू की खामोशी टूटते ही उन्हें उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिनकी तलाश में वो अब तक जुटी हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि संजू की इस टूटी खामोशी ने उन अनसुलझे सवालों को और भी उलझा दिया। संजू ना सिर्फ एनआरआई अय्यर की हत्या से इनकार कर रहा था, बल्कि अपने आप को श्वेता का हमदर्द बताते हुए उसके गायब होने में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार कर रहा था। तो क्या वाकई में संजू उतना मासूम था जितना वो अपने आप को दिखा रहा था, या फिर उससे भी कहीं ज्यादा शातिर जितना कि पुलिस अब तक उसे समझती आई थी? अगर संजू ने अय्यर की हत्या नहीं की थी तो फिर किसने की थी? और अगर श्वेता उसके पास नहीं थी तो फिर वो कहां थी? अरे बाबा, ये शॉप क्या है? बेहतर देखो। अरे रुको, मैं देख कर आता है बंदा। ओको सुनछो, हमारे घर में चोरी हुआ है। हेलो हेलो पुलिस इंस्पेक्टर, आपको फोन करने के बाद ना हम दोनों ने मिलकर पूरा घर चेक किया। घर में जो लॉकर लॉक करके गया था वो वैसा ही लॉक है, उसमें से कोई कीमती सामान भी चोरी नहीं हुआ है। लेकिन ये घर का हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हमारा पीछे से कोई रह रहा था यहाँ पर। 2 दिन पहले मित्रा वो बोलपुर जा रहे थे, तो ऐसा उस लड़की ने कहा था। आखिरी बार कब देखा था उसे? मैम 2 दिन पहले, जब वो कंपाउंड से बाहर जा रही थी तो मैंने उसको रोका और पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो उसने कहा कि कुछ सामान लेने के लिए जा रही हूँ, कुछ टाइम पे वापस आ जाऊंगी। दुकान मालूम है तुम्हें? हाँ सर, एक लड़की आई तो थी सामान खरीदने, तो सामने वाले बंगलो है ना, वहाँ पे किसी की मेहमान बता रही थी। मैम और एक बात, उस दिन वो सामान खरीदने के बाद वापस नहीं आई। तुम एक काम करो, स्केच वाले को बुलवाकर उस लड़की का स्केच तैयार करवाओ। आप जानते हैं इसे? ये लड़की, और ये तो वही लड़की है, देखो तो। अरे ये तो वही लड़की है जो हमारे साथ ट्रेन में कंपार्टमेंट में थी। हाँ। ये अकेली थी, इसलिए हम दोनों ने मिलकर इसका अच्छी तरह ख्याल रखा। पूरा हावड़ा तक आई हमारे साथ। फिर हावड़ा से हमको इनके पेरेंट्स का कॉल आया। बोलपुर से हमारे एक क्लोज रिलेटिव का डेथ हो गया था, तो हम हावड़ा उतर गया और टैक्सी लिया और बोलपुर चला गया। रास्ते में हमने इस लड़की को भवानीपुर में छोड़ दिया। इस लड़की ने बोला कि इसका बाबा कोलकाता में काम करता है और वो बीमार है, और ये इसे उसे देखने के लिए कोलकाता जा रही है। और हमने इसे अपना एड्रेस दिया, फोन नंबर दिया, बोला कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तुम हम लोगों को कांटेक्ट करो। और हाँ, वो ट्रेन के अंदर हमारी वाइफ से हमारा घर का कीज भी गिर गया, लेकिन हमारे पास एक स्पेयर सेट था, इसलिए हमने उतना सीरियसली ढूंढा नहीं। पर अभी हमको लगता है कि यही लड़की वो कीज चुराया होगा। उस लड़की के पास घर की चाबियां भी थी और उसे घर का एड्रेस भी मालूम था, और उसे ये भी मालूम था कि मिस्टर मित्रा अपने घर नहीं बोलपुर जा रहे। तुम एक काम करो, मुंबई पुलिस को उस लड़की का स्केच भिजवाओ, हो सकता है हमें उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले, मिसिंग या कुछ और। यस मैम। सर, एक गुड न्यूज़ है, श्वेता जिंदा है। ये रहा स्केच। श्वेता मिल गई आपको? वो जिंदा है? वो मिली नहीं, सिर्फ खबर मिली है कि वो कोलकाता में कहीं है। कोलकाता? सर, तो अभी वो कोलकाता से भी गायब है, लेकिन तांबे ये वाकई गुड न्यूज़ है कि श्वेता जिंदा है। कोलकाता पुलिस को श्वेता से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन भेज दो और इस केस से जुड़े हर शख्स को उठाकर लेकर आओ, क्योंकि इस केस में अभी भी कुछ ऐसा बाकी है जो ये लोग हमसे छिपा रहे हैं।
मैम, मुंबई से बच्ची की इन्फॉर्मेशन आ गई है। इसका नाम श्वेता है। अचानक से रातों रात मुंबई के एक ऑफिस से गायब हो गई। फुटेज में कुछ मिला? यस मैम। मैम, मित्राज ने जो एग्जैक्ट डेट बताया था उस दिन फुटेज हमने चेक किया है। उसमें साफ दिख रहा है बच्चे कंपाउंड में एंटर करते हुए। उसके बाद ये घर से बाहर निकलती है, खाने पीने का सामान खरीदती है और फिर घर में वापस। प्ले करो इसे। ये लड़की घर से बाहर निकली और फिर इसने खाने पीने का सामान भी खरीदा और वापस भी चली गई, लेकिन ये अचानक गायब कहाँ हो गई? प्लीज 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 मुझे मत मारिए सर। मैं मानता हूँ कि ऑपरेशन के नियमों में मुझसे कुछ गलती हुई। 5 लाख रुपए में मैं श्वेता को भेजना चाह रहा था, पर संजू का इसमें कोई हाथ नहीं। वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। खुदा का वास्ता मैडम, आपको खुदा का वास्ता बख्श दो मुझे पता था वो लोग श्वेता को बेचने जा रहे हैं, मुझे पता था, लेकिन तो भी मैं पुलिस वाले के पास गई नहीं, क्योंकि मुझे वो अनाथ आश्रम वालों ने 1 लाख रुपया दिया था मेरा मुंह बंद करवाने के लिए। मैडम, संजू सच में श्वेता से बहुत प्यार करता था, उसे लेके उसके मन में कोई भी गंदा इरादा नहीं था। वो सच बोल रहा है मैडम। मैंने ही उसके बिस्तर के नीचे वो गंदी डीवीडी छुपाई थी मैडम। क्यों? मैं बहुत नफरत करती थी उससे, बहुत ज्यादा नफरत करती थी। संजू, संजू आना जरा। हाँ हेलो, चलो मैं आता हूँ। क्या हुआ वैनी, क्यों बुलाया? तुझे बच्चे बहुत पसंद है ना? बहुत पसंद है मुझे। देखो ना, आपके भाजी के साथ अभी 1.5 घंटा खेल रहा था। अभी कोचिंग के लिए देर हो गई है, मैं निकलता हूँ। जब उसने मुझे मना किया और घर वालों को बताने की धमकी दी तो मैं बहुत डर गई थी कि मेरे पति को सच का पता न चल जाए, और इसीलिए मैंने उसे झूठे केस में फंसा दिया कि उसने मेरी भतीजी के साथ बदतमीजी की थी। पर मैं यही चाहती थी कि आप लोग उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दें। मैडम, मेरी और कोई गलती नहीं है। मिसेस अय्यर, आपके जुर्म की कहानी आपके पार्टनर्स ने हमें इंस्टॉलमेंट में बता दी है। हमें यह भी पता चला है कि आप और आपके स्वर्गीय पति ब्राजील में ह्यूमन ऑर्गन्स का बिजनेस करते हैं। अब बची हुई कहानी आप हमें बताएंगी या बुलवानी पड़ेगी? ब्राजील के ब्लैक मार्केट में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए हम ह्यूमन बॉडी सप्लाई करते थे। एशियन कॉन्टिनेंटल के गरीब लोगों को नौकरी का झांसा देकर ले जाते थे, बट इस बार एक चाइल्ड बॉडी की रिक्वायरमेंट थी और श्वेता उसमें एग्जैक्टली फिटेड थी। श्वेता कहाँ है? जिस दिन मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ उसी रात होटल के रेस्टोरेंट में हमने तीनों ने साथ में डिनर किया था। उसके बाद वो कहाँ चले गई मुझे नहीं पता। सर, मिसेस अय्यर की झूठ बोलने की कोई वजह नजर नहीं आती। मुझे तो लगता है संजू झूठ बोल रहा है। संजू श्वेता को लेकर हमेशा से ही बहुत पॉजिटिव था, इनफैक्ट अभी भी है। तो शायद उसे जब सच्चाई पता चली तो मिस्टर अय्यर को मार दिया। ऑफ कोर्स ऐसे हो सकता है, लेकिन ऐसे ना होने के भी पूरे चांसेस है। हमारे पास संजू बेगुनाह है, इसके कोई सबूत नहीं, उसी तरह वो गुनहगार है, इसका भी कोई सबूत नहीं। हाँ, सीसीटीवी फुटेज से हमें ये पता चलता है कि कत्ल वाले दिन और वक्त संजू होटल में गया था, पर उससे ये साबित नहीं होता कि ये कत्ल संजू ने किया है। तो फिर कौन हो सकता है सर? वो तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं। इस वक्त कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन तांबे एक पॉइंट नोटिसेबल है। मिसेस अय्यर ने कहा था जब मिस्टर अय्यर का जिस रात खून हुआ था उस वक्त श्वेता उन दोनों के साथ थी। अगर ऐसा है तो श्वेता कहाँ है? आपको क्या लगता है सर, क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि इस पूरी कहानी में एक और किरदार इन्वॉल्व है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया, या फिर इन्हीं किरदारों में से कोई एक है जो डबल रोल प्ले कर रहा है। नहीं समझा सर। कोलकाता पुलिस को फोन करो और अपडेट्स लो। अगर ये श्वेता हमें मिल जाती है फिर सब समझ में आ जाएगा। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वो लड़की अचानक हवा की तरह गायब हो गई है, वो भी बिना कोई क्लू छोड़े। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। वो लड़की मुंबई में हुए एक मर्डर केस की बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। कम ऑन, एक काम करते हैं, हम लोग फिर से शुरू करते हैं। उस कंपाउंड के जितने भी बंगलों के ओनर्स हैं और उनकी फैमिली पर नजर रखो। और सोसाइटी में रोज जो भी आता जाता है, भाजी वाला, दूध वाला, जो भी, उन सब पर नजर रखो। कोई ना कोई ऐसा डॉट तो है जिसे हम मिस कर रहे हैं। यस मैम। और कैसी है तुम्हारी तबीयत? सलाम साहब, आप मुझे बुला लेते, कोई कुछ पूछना था क्या? सुना तुम्हारी तबीयत खराब है तो सोचा खुद जाकर मिल लो। हाँ, अचानक से क्या हो गया तुझे? नहीं, तबीयत तो सर सही है। किसने बोला आपको तबीयत खराब है? अरे मेडिकल शॉप से दवाइयाँ खरीद रहे हो? सर वो थोड़ा गला खराब हो गया था इसलिए। देखा, ये दवाइयाँ तो बच्चों की है। कैसा उसको बच्चा रहता है? सर वो सर कौन? चल सर, यार कुछ नहीं। चल सर, चल। क्या किया?
गलती हो गई मैडम, गलती हो गई। बताता हूँ मैडम, जब से वो आई थी तब से वो मेरी नजर में थी, और जिस दिन वो सामान खरीद के वापस आ रही थी तो बंगलों में कोई नहीं था, सब सो रहे थे। छोटी सी मासूम सी बच्ची पर नजर डाली कैसे? हाँ, गलती हो गई मैडम, गलती हो गई गलती हो गई मैडम। उन्होंने कहा था वो मेरे नई आई बाबा है, और मैं मेरी नई आई के साथ होटल में खाना खा रही थी, और मैंने जल्दी खाना खत्म कर लिया और बाबा के साथ वीडियो गेम खेलने ऊपर चली गई। ओके, टीवी देखा बैठ के। और मेरे काका ने तो भेजा था, मैं वहाँ से भाग के रेलवे स्टेशन पे चली गई, और पता नहीं मैं कौन सी ट्रेन में बैठ गई। सॉरी संजू भैया, सिर्फ आप ही भरोसा करने के लिए, मेरी वजह से आपके साथ ये सब हुआ। सॉरी नहीं बोलती बेटा, मैं तो सब कुछ भूल गया। कल जो मेरे साथ हुआ अब तो तुम्हारे साथ नहीं होगा। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। मुझे किसी ने नहीं अपनाया, लेकिन मैं तुम्हें अपनाऊंगा। हाँ बेटा, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। संजू तुम बेकसूर हो, जा सकते आवड़े। और हाँ, सॉरी। और इस तरह संजू गाइड और श्वेता की इस कहानी का अंत हुआ। आखिर उसे इंसाफ मिल ही गया। जिस झूठे इल्जाम के साए में उसकी जिंदगी गुजर रही थी, वो दाग उस पर से हट गया। श्वेता को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जिसके मामले में फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन एक बात इस कहानी से निर्विवाद रूप से साबित होती है, और वो ये है कि जिंदगी एक मंच है जहां हम सब अपना अपना किरदार निभाते हैं। अपनी जिंदगी की कहानी अपने हिसाब से लिखना भले ही हमारे बस में ना हो, लेकिन उस कहानी में हम नायक की भूमिका निभाएंगे या खलनायक की, इसका चुनाव करना सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में होता है। कदम कदम पर अन्याय का शिकार होने के बाद, समाज का तिरस्कार और अपनों की नफरत झेलने के बाद संजू के लिए आसान था कि वो खलनायक बनकर बुराई के रास्ते पर चल पड़ता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अच्छाई के रास्ते को नहीं छोड़ा, और आखिर में सबको ये मानना ही पड़ा कि वो खलनायक नहीं बल्कि असल में एक नायक था। संजू के इस चुनाव और जज्बे को सलाम करते हुए हम ये चाहेंगे कि हम सब इस कहानी को हमेशा अपनी सोच में ताज़ा रखें, और जिंदगी में अपने किरदार को चुनने में वही समझदारी दिखाएं जो संजू ने दिखाई। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।